नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी। यह इकाई 4 है, रीतिकाल इसका नाम है। इसके पहले हमने 355वें प्रश्न तक पढ़ाई कर ली है और यह शायद इस काल का आखिरी भाग होगा। इसके बाद में हम आधुनिक काल पढ़ेंगे और हम बिना समय व्यर्थ किए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है रामचंद्रिका को, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है छंदों का अजायब घर। रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्ति रही है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति और स्वच्छंदता, इस प्रवृत्ति के अंतर्गत अन्य प्रवृत्तियां भी हैं। अनुभूति पक्ष प्रधान है, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रजभाषा की प्रयोग। और रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख कवि हैं घनानंद बोधा, आलम ठाकुर। अगला प्रश्न है रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेथ लाखन के सामा हों। है रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेथ लाखन के सामा हों। यह घनाक्षरी की प्रवृत्ति की पंक्तियां हैं। यह उक्ति किस कवि की है? यह उक्ति है हमारे पद्माकर जी की है रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेथ लाखन के सामा हो। मतीराम ने क्या कहा है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू गुराई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछा जाता है मतीराम के नाम से। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी ढरी, देव ने लिखा है बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। कुलपति मिश्र ने क्या लिखा है? ऐसे ने कुंज बनी छवि पुंज रहे, अली गुंजत यो सुख लीजे। यह कुलपति मिश्र ने लिखा है ऐसे ने कुंज बनी छवि पुंज रहे, अली गुंजत यो सुख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो सही वाक्यों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। सही वाक्य क्या है? रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। और डी जो है, रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। व्यथा प्रधान, जैसे घनानंद व्यथा लिखते हैं, आलम व्यथा लिखते हैं। और रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, यह गलत है। फारसी का प्रभाव बिल्कुल है। अगला प्रश्न है मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? मध्यकाल में ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप के समृद्ध करने के लिए किसकी भूमिका नहीं रही? भूषण की तो रही ही है, घनानंद की भी रही है, बिहारी की भी रही है, लेकिन नूर मोहम्मद की नहीं रही है। क्यों? क्योंकि नूर मोहम्मद अलग धारा के कवि हैं और उन्होंने मध्यकाल में जो रहा है उन्होंने इसमें अपना सहयोग नहीं दिया है। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृति इंद्रावती और अनुराग बांसुरी है। वे सूफी काव्य धारा के विचारक थे, इसलिए ये मध्यकाल में इनका नाम लेना, मतलब मध्यकाल में इन्होंने इतना ज़्यादा अपना काम नहीं किया, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने सूफी काव्य धारा में अपना इंद्रावती और अनुराग बांसुरी लिखी थी। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही क्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है रीतिकालीन कवियों का? तो सबसे पहले कौन आते हैं? बिहारी आते हैं 1595 ईस्वी में, सी होगा। बिहारी के बाद मतीराम आते हैं 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी से 1701 ईस्वी इनका समय रहता है। फिर घनानंद 1689 और पद्माकर 1753। तो 1595 बिहारी, मतीराम 1617, घनानंद 1689। और अगला प्रश्न है रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन करके अपने ग्रंथों में किया है। समस्त अंगों का, काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में करने वाले कवि रीतिकाल के कवि कहलाते हैं। अतः निम्नलिखित में से
रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? कौन सा ऐसा कवि नहीं है? कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम नहीं है। मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपक में नहीं की जाती है, जबकि कुलपति, देव और चिंतामणि सर्वांग निरूपक कवि हैं। अगला प्रश्न है, जिन दिन देखे वह कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? जिन जिन देखे वह कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का, बिहारी कवि का। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बिहारी जी के बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जिन्हें हमें पढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन देखे वह कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा बिहारी का है। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अगला प्रश्न है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? आंख बंद करके रामचंद्र शुक्ल जी पे लगाना है आंसर हमें, क्योंकि कई बार हम पढ़ चुके हैं कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। यह आलोचक रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी के बारे में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? साहित्य दर्पण नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ ने लिखा है साहित्य दर्पण। बाकी काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश, कवि कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश हमारे चिंतामणि जी की रचना है, और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ जी की रचना है। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? माधवानल, कामकंदला कौन सी है? क्षमा कीजिए, प्रश्न पढ़ने में गलती हो गई। कौन सी रचना उनकी है? तो जहांगीर जस चंद्रिका होगी, क्योंकि माधवानल कामकंदला तो आलम की है, भूषण की क्या है? भूषण विचार है। और जो है हमारे मदनाष्टक हैं वो रहीम की रचना है। जहांगीर चंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। इन्होंने घनानंद के बारे में ये कहा है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658-1707 इनका समय था। इसी समय में रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत था। तो माना जाता है समय और राजनीतिक रूप से दोनों आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रीतिकाल के समय कौन सा शासक का समय था? मुगलों के शासन का समय था, तो ये हम लिख सकते हैं औरंगजेब का समय था। बाबर के समय तो नहीं था, औरंगजेब के समय था। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा है, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे को नेक जे नमुर के, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिय के विरुद्ध हैं सने ही साचे उर के, ठाकुर कहते हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। यह किसके खिलाफ उन्होंने गुस्से में बोला था? तो यह उन्होंने बोला था अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के सामने, जबकि ये अन्य नाम असंगत हैं। अगला प्रश्न है, किन सुख पुंज से फूल रही सो
लगी और दो जो वियोग तिहारे, माँ तो फिरो न घिरे अबिलानी पे, जान मनोजियो डारत मारे, होय अभिलाषनी पात निपात कढ़े ही सूल उसासनी डारे, है पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो उक्ति वैचित्र तो है ही, उक्ति चमत्कार भी है और उक्ति विपर्यय भी है, उक्ति सदृशता नहीं है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही क्रम क्या है? तो भूषण पहले हो गए 1613 ईस्वी, फिर भूषण के बाद आया जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, उत्तर हुआ बी। देव हुए 1673 ईस्वी में, सुरती मिश्र 1709 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के उनके प्रतिपाद्य के आधार पर उन्हें सम्मिलित कीजिए। शिवराज भूषण किसने लिखी है? शिवराज भूषण में अलंकार निरूपण था। इनके प्रतिपाद्य अर्थात इनके अंदर जो उक्तियाँ उपयोग की गई हैं, इनके अंदर के जो विषय हैं वो हमें देखना है। शिवराज भूषण जो थे हमारे अलंकार निरूपण ग्रंथ है। उसके बाद में छत्र प्रकाश जो है वो हमारे जीवन चरित है छत्रसाल जी का। शिवाजी ने क्षमा कीजिए, भूषण नहीं लिखा है, शिवराज भूषण भी हमारे भूषण नहीं लिखा है, छत्र प्रकाश भी उन्होंने लिखा है। विरह बारिश जो है रीति स्वच्छंद वृत्ति है, और काव्य निर्णय जो है वो सर्वांग निरूपण है। ये अभी हमने पहले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं सर्वांग निरूपण के बारे में, कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण के संबंध में लिखा है। तो ये प्रश्न बहुत हमें अच्छे से याद करना है, क्योंकि अलग ही दिख रहा है कि ये महत्वपूर्ण लग रहा है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण है, छत्र प्रकाश जीवन चरित है, विरह बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति है, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब सभी रस के संबंधित हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ें। रस सागर जो है वो श्रीपति का है। श्रीपति मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं, सागर में कौन रहते हैं? विष्णु रहते हैं। श्रीपति का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी के पति कौन होते हैं? विष्णु होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। रस चंद्रोदय ये कविंद्र की रचना है। चंद्रमा के पास इंद्र रहते हैं, कविंद्र रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। रसराज मतीराम ने लिखी है, और रस पीयूष निधि सोमनाथ ने लिखी है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। जैसे एक भी डिकोड हो जाएगा तो पूरा उत्तर आपका आ जाएगा। उत्तर हुआ सी। अलग ही दिख रहा है कि इसमें एक सा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उत्तर आपका सी हो गया। अगला प्रश्न है, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? वे रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। ये MBA असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें परीक्षा में आ चुका है। घनानंद बोधा आलम भी रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि रीति सिद्ध में बिहारी और रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशव, मतीराम, देव आदि आते हैं। लेकिन द्विजदेव कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने अलग से नाम लिखा है, जिससे हम उनका नाम हम देव के जैसे लगा दें रीतिबद्ध में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। द्विजदेव रीति मुक्त के हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया रतन बावनी के कवि प्रिया रामचंद्रिका, ये सब केशव दास जी की रचनाएं हैं। भाव विलास भवानी विलास वो देव की रचना है, और शिवा बावनी कवि भूषण की रचना है। पद्माकर की प्रबोध पचासा है, और पद्मावरण भी है। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? विरह लीला तो है, सुजान सार भी है, रसकेली वली भी है, श्रृंगार शिक्षा नहीं है, जबकि बाकी रचनाएं उनकी पूरी हैं। सुजान हित कृपाकंद वियोग वेली किस कवि की रचनाएं हैं? सुजान हित कृपाकंद वियोग वेली किसकी रचनाएं हैं? आंख बंद करके घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी थे, ग्वालियर में जन्मे थे। अगला प्रश्न है, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? वे रीतिकाल के कवि हैं। नाम कम लिया जाता है, लेकिन याद रखना है, आ जाता है प्रश्न।
यमुना लहरी भक्त भावन रसिकानंद कवि दर्पण। कवि दर्पण याद रखिएगा, रस रूप दृक्शतक। ये रस संबंधी आचार्य जितने भी हैं सबका नाम याद रखिएगा। रस रूप की जितनी भी रचनाएं हैं ना रस संबंधी, जैसे अभी रस सागर पढ़ा, रस चंद्रोदय पढ़ा, रस सागर रस राज पढ़ा, रस पीयूष निधि पढ़ा, ऐसे ही रस रूप भी पढ़ना है। ग्वाल कवि की रचना है रूप, रस रूप। अगला प्रश्न है, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? आलम घनानंद बोधा ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा की, रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के रचनाकार हैं। द्विजदेव भी इसी में आते हैं। 3 भाग हैं रीतिकाल के, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। इसमें रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, केशवदास, कवि कुलपति, मिश्र, एक ही नाम है, ये अलग अलग नहीं है। रीति सिद्ध एकमात्र हैं बिहारी, सेनापति और बृंद। ये रीति सिद्ध में लिख दिया इन्होंने, और आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए शायद ऐसा कुछ लिख दिया। ऐसो जो है, ऐसो जो मैं जानतो कि जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो। किसका कथन है ये? ऐसो जो मैं जानतो जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो। ये कहा है देव ने। याद रखिएगा, हाथ पांव तोड़ने की बात खुद ही, अपने मन के हाथ पांव के तोड़ने की बात किसने की है? देव ने कही है। और देव ही ऐसी बात कर सकते हैं अगर आप याद करने के लिए ऐसा सोचें तो। ऐसो जो मैं जानतो कि जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो मित्रों ये था हमारा रीतिकाल। आशा है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं।